हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में वीके ओरी टीआर जैन की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 वाला चैप्टर करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है 1950 से 1990 और वीके ओहरी टीआर जैन इनकी बुक है। पीछे की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले फिल द ब्लैंक्स आ रहे हैं और कह रहा है एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज, मतलब प्रॉफिट पे नजर होती है तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां लिखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही प्रॉफिट पे नजर होती है, प्रॉफिट उसी के अंदर कमाया जाता है। कह रहा है प्रायर टू 1991 से पहले मोर इंपॉर्टेंस दिया गया था पब्लिक सेक्टर को। भैया पब्लिक सेक्टर को, इसी पीरियड की बात कर रहे हैं 50 से 90 की। तो पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया था। कह रहा है डैश वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। 12th प्लान, 12वां प्लान हमारा लास्ट प्लान था, जो कि 2012 से 2017 के बीच चला था। ठीक है, ये लास्ट प्लान था हमारा। कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश आर प्लान स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो प्लान स्पेसिफिक होते हैं। ओके, नंबर 5 करते हैं। डैश डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन अकॉर्डेंस विद द एबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल। लोगों की एबिलिटी और एफिशिएंसी के हिसाब से उनको इनकम बांटना, यह कहलाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख लेना, ठीक है। चलिए 6 करते हैं। फिक्सिंग द मैक्सिमम लैंड होल्डिंग ओनरशिप फॉर एन इंडिविजुअल इज नोन एज, ऑप्शन नहीं दिया, ओके, ये आपकी लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के अंदर ऐसा करते हैं कि हम मैक्सिमम जो होल्डिंग होती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इससे ज्यादा कोई व्यक्ति वो लैंड नहीं रख सकता। अगर है उसके पास तो सरकार उसको छीन लेगी और लैंडलेस लेबरर्स को बांट देगी। ठीक है भाई, ये होता है आपका लैंड सीलिंग वाला मामला। अब 7 देखो, 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है डैश एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, सॉरी लैंड ओनर्स। जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर को कौन बढ़ा देता है। एनहेंस मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। तो भाई वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है कि आप सारे किसान मिलकर एक साथ अपना माल बेच के आते हैं। तो जब सारे किसान मिलकर एक साथ अपना माल बेच के आएंगे तो उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। वो अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे कि भैया हम तो सारे बंदे एक ही बंदे को माल बेचेंगे और इतने ज्यादा प्राइस में बेचेंगे आप। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर मिलके सब फार्मिंग करते हैं, इसलिए उनकी परचेसिंग पावर, सॉरी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। कह रहे हैं इन द फर्स्ट फेज द स्टेट दैट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन वाज। फर्स्ट फेज में कौन सा स्टेट था जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिससे उसको फायदा हुआ। दैट वाज तमिलनाडु, टीएन। ओके, नंबर 8 देखो। लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट। लाइसेंसिंग गवर्नमेंट जो थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी उससे क्या प्रमोट हुआ, वो किस लिए लाई गई थी। वो रीजनल इक्वालिटी के लिए लाई गई थी। रीजनल इक्वालिटी के लिए लाइसेंस उन्हीं कंपनियों को मिलता था जो पिछड़े क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्री लगाती थी, और अगर पिछड़े क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्री लगाएगी तो वहां की डेवलपमेंट होगा, तो रीजन में इक्वालिटी आएगी। तो ये रीजन था भाई इसका, ठीक है। फिर कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज, वो क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। एलआईटी बोलेंगे, एलआईटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करती है। लेबर इंटेंसिव होती है क्योंकि वो मजदूरों का उपयोग ज्यादा होता है, वर्कर का उपयोग ज्यादा होता है इसके अंदर। मशीन का उपयोग नहीं होता इसके अंदर, वर्कर का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस वक्त लगाई गई थी बहुत ज्यादा।
कह रहा है टिल 1990 वी आर रिलाइंग ऑन डैश ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग इसका मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग अपने अंदर झांक के देखो जी। इसका मतलब यह था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली पॉलिसी अपनाते थे, कि हम ये कहते थे कि हमें खुद पे डिपेंडेंट होना है, विदेशों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसलिए जो भी हो सके वो अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस करना शुरू करो। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। क्वेश्चन 12 कह रहा है डैश इज अ स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अभी ऊपर वाला ही पॉइंट ही कराया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऊपर वाला पॉइंट है कि हम खुद ही वो चीज बनाएंगे जो पहले हम विदेशों से लेते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम खुद ही वो चीज बनाएंगे जो पहले हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे, ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा सेव कर सके, विदेशी मुद्रा थोड़ी हमारे पास बच सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ड्यूरिंग द इंडियाज फर्स्ट 7 5-year प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री डैश, और इसी जैसा मिलता जुलता ही है, और डैश पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और एक और दे दिया आपको, देखो जी, डैश पॉलिसी फॉलोड इन फर्स्ट 7 5-year प्लान ऑफ इंडिया एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तीनों का मतलब एक ही है, और इसका वही आंसर जो ऊपर आंसर दिया हुआ है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग, लुकिंग में एक ओ ज्यादा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या ट्रेड पॉलिसी, इसी का मतलब होता है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो चीज हम विदेश में बना रहे थे, वो चीज जो चीज हम विदेश से खरीद रहे थे, अब वो विदेश से ना खरीद के इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। ये शुरू की जो 3 पॉइंट है 11 12 13, वो एक ही पॉइंट बता रहा है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब ये भी आ गया, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। लो जी, वही आ गया, वही क्वेश्चन आ गया कि ये पॉलिसी क्यों अपनाई गई थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी क्यों अपनाई गई थी, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें विदेशी कंपनियों से। विदेशी कंपनी होती है ना बेटा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आती है, प्रचार करती है, मार्केटिंग करती है, बहुत पैसा तो उनके पास, तो उनसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी 1950 से 1990 के बीच में। ये चैप्टर हम कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर को हमें ध्यान में रखना है। 90 ये 90 फिर कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर लेड टू द ग्रोथ ऑफ डैश मोनोपोलीज। डैश मोनोपोलीज, हमने पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, जिससे क्या है मोनोपोलीज बन गई जो कि काफी इनएफिशिएंट थी। क्या थी? इनएफिशिएंट, ढंग से काम नहीं करती थी, वो बन गई थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अब आता है आपका ट्रू फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात बिल्कुल सही है। पीसी मालानोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये बात भी बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो पहला ऑप्शन है ए होगा इसका आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज हेल्प इन सेटिंग अप वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। सही बात है जी, हमने काफी सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री को स्थापित किया था देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन के अंदर। और मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अलोंग विद अ पॉजिटिव चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ द पीपल। समाज की सोच भी चेंज करनी थी। यस, ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। हमें एक तो घनी सारी, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज सेटअप करनी थी, ये बात बिल्कुल सही है। और हमें अपने लोगों को, जो हमारे देश के लोग हैं, उनका आउटलुक, उनकी जो सोच है, उसको भी चेंज करना था। दोनों बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका भी ए। दोनों बातें सही हैं। थर्ड करते हैं, देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है इक्विटी इंप्लाइज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। इक्विटी का मतलब ये होता है कि सोशल जस्टिस कर देना, तो बात तो बिल्कुल सही है। इक्विटी का मतलब सोशल जस्टिस होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स सेम शेयर
इन कंट्रीज नेशनल इनकम। ये बात गलत है दोस्तों, बिल्कुल नहीं जी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम शेयर नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ही किया है कि बंदे की काबिलियत के हिसाब से, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से शेयर मिलता है उसको। तो ये ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये स्टेटमेंट 2 फॉल्स, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो 4 क्या कह रहा है, कह रहा है लैंड सीलिंग वॉज प्रमोटेड टू एनहेंस इक्विटी इन लैंड ओनरशिप। तो लैंड सीलिंग को प्रमोट किया गया था, क्यों किया गया था? ताकि इक्वलिटी लाई जा सके। हाँ जी सही बात है, इक्वलिटी लाने के लिए हमने किया था। तभी तो हम लैंड सीलिंग के अंदर एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रहे थे, और जो सरप्लस लैंड है उसे छीन कर लैंडलेस लेबरर को दे रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लेड टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ स्मॉल होल्डर्स। ये बात गलत है जी। इनकम कहां इंक्रीज हुई थी? उनकी इनकम तो और डिक्रीज हो गई थी। जमींदार रहने कहां देते थे इनकम को? तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अब करते हैं 5। कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वॉज टैकल्ड बाय द वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे उससे लो प्रोडक्टिविटी टैकल हो पाई। ये बात सही है जी। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब जीआर, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये जो प्रॉब्लम टैकल हो गई थी लो प्रोडक्टिविटी की, अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लग गया था। आगे कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इज अ टेक्निकल रिफॉर्म इंडिया। हाँ जी ये भी टेक्निकल रिफॉर्म ही था। दोनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। टेक्निकल रिफॉर्म था ना भाई, टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिफॉर्म था। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था। तो सिंचाई की व्यवस्था भी तो करनी थी। तो ये दोनों सही है। अब देखो सी कर रहे हैं, सॉरी 6 कर रहे हैं। 6 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू रिलीज फूड ग्रेन थ्रू पीडीएस एंड टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन। ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक को मेंटेन करती है और उसको रिलीज करती है इमरजेंसी सिचुएशन में। उसी को पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, चलो आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं ये, ठीक है? ये लिखने जगह नहीं बच रही यहां पे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन 5th 5-year प्लान। ये गलत है जी। तो आंसर हो जाएगा इसका भी सी। सी आंसर हो जाएगा इसका। अब 7 लोग क्या कह रहा है, कह रहा है इंडियन प्लानर्स गेव मोर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 50 से 90। ये बात बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर का बोलबाला था 50 से 90 के पीरियड में। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, आप जानते ही होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर का बोलबाला था। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन लीडिंग रोल। हाँ जी लीडिंग रोल दिया गया था ऊपर, वही तो बात की गई है। तो ये भी सही है, दोनों बातें सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं चूज द करेक्ट पेयर। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर स्टेटमेंट को चूज करना है, करेक्ट पेयर चूज करना है। तो पेयर देखते हैं सही है या गलत है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डिसिप्लिन इन कंट्री, नहीं जी। मेक्स इकोनॉमी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, गलत जी। होती है जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है। गोल ऑफ प्लानिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात सही है। पर्सपेक्टिव प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, गलत जी। लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं वो, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर है, सी ये इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला फिर से यही क्वेश्चन आ गया, पेयर वाला कह रहा है। इसमें देखो मेरा हाथ भी आ गया, ये मेरा हाथ अंगूठा है शायद, इसको इग्नोर करेंगे आप लोग। करेक्ट पेयर वाला क्वेश्चन आ गया। करेक्ट पेयर, फिर से करेक्ट पेयर बताना है आपको। कोऑपरेटिव फार्मिंग अ टेक्निकल रिफॉर्म, नहीं जी। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग जो था वो लैंड रिफॉर्म था, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल कंसेशन गिवन टू इंडस्ट्री फॉर एक्सपेंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, और इंपोर्ट कोटा लोअर द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड
कमोडिटी, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखो बी और सी में से आंसर होगा इसका। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग दिए गए थे और इंडस्ट्रियल कंसेशन गिवन टू इंडस्ट्री फॉर एक्सपेंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। नहीं, ये गलत है, जो ऊपर वाला सही है। आंसर होगा बी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग दिए गए थे आईपीआर 1956 में। ओके जी, अब चलते हैं सी में। सी में भी सेम कह रहा है। अच्छा, इसमें मैच करना है, सी में तो मैच करना भाई। मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि जो कंज्यूमर बेच के आता था माल को, कंज्यूमर कह रहा हूं, जो फार्मर अपने सरप्लस अमाउंट को बेच के आता था मार्केट में, उसे सरप्लस बोलते थे, मार्केटेबल सरप्लस। तो ये रहा आपका सरप्लस ऑफ फार्मर्स अबव हिज ओन फार्म कंजप्शन। खुद का निकालने के बाद जो सरप्लस बचता था उसको बेच के आता था, तो ये इसका ऑप्शन है। एग्रीकल्चर सब्सिडी, इसको देने की वजह से वेस्टफुल कंजप्शन होने लग गया था, लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए थे। इंडस्ट्रियल कंसेशन, इसमें लोग टैक्स में हॉलिडे दी गई थी कि आपको टैक्स नहीं देना 2-3 साल तक। इंडस्ट्रियल कंसेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी लगाई जा सकती है, इसलिए लोकली फ्लेक्सिबल होती है। तो अब देख लो इसमें तो कौन सा ऑप्शन होगा। ए का 4 है, ए का 4 इसमें भी है, ये एक ए में ही है ए का 4, बाकी किसी में ए का 4 नहीं है। बी का सेकंड भी सी के अंदर, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। आंसर ए है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब जो सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। कार्प कमेटी बनी थी 1955 में। बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान 1951 में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 में। नीति आयोग 2015 में। तो सबसे पहले थर्ड आया। थर्ड, सबसे पहले थर्ड कहां लिखा है, इसमें डी में ही लिखा है थर्ड। सबसे पहले थर्ड आया, फिर आया सेकंड, फिर आया आपका फर्स्ट और फिर आया फोर्थ। ठीक है, चलिए जी, ये भी हो गया हमारा। अब एक लास्ट बचा है, रीजन ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन बचे हैं बेटा, बस ये लास्ट है, फिर खत्म है। ठीक है, देखो जी, यहां से शुरू है एक सारे। देखो ये रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। सही बात है जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर मेन होती है, ये बात बिल्कुल सही है। मार्केट फोर्सेस गवर्न द सेंट्रल डिसीजन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, और अगर बिकॉज लगा के देखें दोनों बातों के अंदर तो ये बात सही साबित होती है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वलिटी ऑफ इनकम। सोशलिस्ट इकोनॉमी इक्वलिटी ऑफ इनकम को अचीव करती है। हाँ जी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्योंकि पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इक्वलिटी होती है। टू एंश्योर सोशल जस्टिस इंडियन प्लानर चूज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। नहीं जी, इंडियन प्लानर ने तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। क्या अपनाई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये गलत है, इंडियन प्लानर ने सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं अपनाई। तो ये यानी कि रीजन गलत है, इसका रीजन गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए है। अब देखो थर्ड, देखो थर्ड कह रहा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। ये बात बिल्कुल सही है। विदाउट गोल देयर इज नो प्लानिंग, ये बात भी सही है। बिना गोल के क्या प्लानिंग करोगे, कोई लक्ष्य नहीं है तो प्लानिंग किस चीज के लिए करोगे। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इनमें कोई लिंक नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो आंसर होगा बी, कोई लिंक इनमें नहीं है। अब देखो 4 करते हैं। द लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू सपोर्ट द टिलर ऑफ द सॉइल। ये तो बात सही है भाई, ये बात सही है कि लैंड रिफॉर्म जो किए गए थे वो टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब कल्टीवेटर, जो काम कर रहे हैं खेत में। कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर है, जो काम कर रहे हैं खेत में, उनके सपोर्ट के लिए लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। सही बात है जी, उनके सपोर्ट के लिए लाए गए थे। और अगर बिकॉज लगा के देखें तो हम देखते हैं द इंटरमीडिएरीज जमींदार हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग द एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट की जरूरत पड़ी कि जमींदार जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ए, जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे थे एक्चुअल कल्टीवेटर। ये एक्चुअल कल्टीवेटर का मतलब टिलर ही है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ करते हैं।
कह रहा है सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनेबलिंग अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। भाई सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बिना सब्सिडी के आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे, HYV सीड्स कहां से लेके आओगे आप, HYV सीड्स कहां से लेके आओगे अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो। सब्सिडी लीड्स टू वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन कोई लिंक नहीं है। ऊपर तो जरूरत बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है, नीचे वो डीमेरिट बता रहा है, एक डीमेरिट बता रहा है सब्सिडीज का, डीमेरिट बता रहा है। ठीक है, दोनों बातें हैं सही, लेकिन ये इनमें कोई लिंक नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। फिर कह रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर वाज गिवन प्रोमिनेंट रोल ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर। सही बात है जी, ये बात बिल्कुल सही है, पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया, प्रोमिनेंट मतलब मेन रोल दिया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही, बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री नहीं होगी तो जॉब क्रिएट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन इनके अंदर कोई लिंक स्थापित हो रहा है, बिल्कुल जी हो रहा है, बैकबोन थी इसीलिए तो उनको प्रोमिनेंट रोल दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज मार्क्ड विद इनएफिशिएंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 50 से 90। बिल्कुल इनएफिशिएंसी थी, तभी तो हम लाए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनएफिशिएंसी नहीं होती तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लेके आते। फिर कह रहा है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव रेगुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस, तो सही बात है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन थे, लाइसेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। तो यहां पे देखिए दोस्तों, हमने ये पूरा खत्म कर दिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।